नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के पीसीएस चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग पुनः एक अपनी जो सीरीज चल रही है 72 बीपीएससी को लेकर संपूर्ण रिवीजन सीरीज, उसमें जो है एपिसोड 7, आज हमारा एपिसोड 7 होगा। और आज से हम मध्यकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को हमने देख लिया है क्वेश्चन के थ्रू, जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आज हम आगे मध्यकाल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव, नरसिंहदेव, विजयदेव, हरिदेव, ये बीपीएससी स्पेशल से संबंधित है। तो नान्यदेव कर्नाट वंश का जो है संस्थापक था, इसका उत्तर ए होगा। दूसरा है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह, राम सिंह, मति सिंह, श्याम सिंह। तो हरि सिंह जो है कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। ये तो बीपीएससी स्पेशल से आपको मिलेगा। तीसरा सवाल है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है, उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन गलत हैं? मतलब इन चारों में से कौन कौन से कथन गलत हैं, इसको हमें छांटना है। तो पहला है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, ये गलत है। ये बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये पहला गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, ये भी गलत है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये बिल्कुल सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये भी सही है। तो इसमें गलत 1 और 2 है, ठीक है। तो इसमें जो है 1 और 2 गलत है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। इससे सवाल रहते हैं अक्सर। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो निश्चित रूप से कर्नाट वंश। तो पिथिपति, चेरो राजवंश, ओई-निवार राजवंश, कर्नाट। तो कर्नाट राजवंश के अंतर्गत हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र ये जो है बिहार में है, बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। तो ओदंतपुरी बिहार में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी। अगला प्रश्न है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो मध्यकाल के अंतर्गत जो कश्मीर का शासक है जैनुल आबिदीन, उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, क्योंकि उसने वैसी बहुत सी नीतियों को लागू किया जैसा कि कालांतर में अकबर ने लागू किया। तो सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो करेक्ट आंसर इज डी, सुल्तान जैनुल आबिदीन, ठीक है। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लेते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। चलिए, पहला है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? दरअसल इक्ता व्यवस्था के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, इक्ता व्यवस्था, तो सबसे पहले इक्ता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय गौरी को जाता है। गौरी या गौरी को जाता है, मोहम्मद गौरी को। और उसने अपने पूरे साम्राज्य को 3 भागों में बांट दिया था, जहां गजनी का क्षेत्र एलदौज के अधीन था, सिंध का क्षेत्र कुबाचा के अधीन था, और भारतीय क्षेत्र का जो सिपह सलार था वो ऐबक के अधीन था, ठीक है। 1206 में जब गौरी की मृत्यु हुई तो फिर ये लोग अपने अपने क्षेत्र के सिपह सलार हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब है भारतीय क्षेत्र का अक्ता या इक्ता, इसी को कहते हैं कि साम्राज्य को विभिन्न भागों में विभाजित करना। तो गौरी ने 3 भागों में बांट दिया था, ठीक है। तो भारतीय क्षेत्र का प्रशासक या सिपह सलार किसको नियुक्त किया? तो ऐबक को, ठीक है। तो यही पूछ रहा है आपसे प्रश्न में। तो मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता दिया था? ताजुद्दीन एलदौज को, भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक। तो करेक्ट आंसर इज बी, ऐबक को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ? ठीक है। तो 1178 में
भीम द्वितीय ने इसे पराजित किया था। ठीक है, भीम शासक ने 1192, 91, 85, 78, 1178 में ये पराजित हुआ चालुक्यों से। ये गोरी की पहली हार थी अन्हिलवाड़ या पाटन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली सल्तनत से है, गुलाम वंश से। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें पहला जो राजवंश है उसे आरंभिक तुर्क वंश, गुलाम वंश, है ना, शमसी वंश, मतलब इस सब नामों से जाना जाता है। और फिर इसके बाद आते हैं खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और लोदी। कुल 5 राजवंश हैं। 1206 से लेकर लगभग 1526 तक का जो कालखंड है वो दिल्ली सल्तनत का कालखंड है। ठीक है, क्योंकि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें अंतिम जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसको बाबर ने पराजित किया और फिर मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक इल्तुतमिश, ऐबक, रजिया, बलबन, तो ऐबक को माना जाता है। हालांकि ऐबक ने कभी भी सुल्तान की पदवी नहीं ली, यह अपने को सिपह सलार और मलिक की उपाधि से ही संतुष्ट रखा। समझ रहे हैं, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। ठीक है, राजधानी लाहौर से शासन किया, दिल्ली को राजधानी भी नहीं बनाया। ठीक है, ऐबक को कुरान खवा भी कहते हैं। कुरान खवा, ये कुरान को बहुत सुंदर गा कर पढ़ता था। समझ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन किया है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था बलबन, रजिया, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है इल्तुतमिश। इसे प्रथम वैध सुल्तान माना जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सुल्तान जो इस्लाम है, इस्लाम में जो सबसे बड़ा पद होता है वह है खलीफा। खलीफा धार्मिक मामले का सर्वे सर्वा होता था, लेकिन राजनीतिक मामलों का सैद्धांतिक प्रमुख होता था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने खलीफा से खिल्लत प्राप्त की, शासन करने के लिए दंड और छत्र प्राप्त किया। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैध सुल्तान भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया। अब ये बीपीएससी स्पेशल से में भी मिलेगा आपको। एवाज, नासिरुद्दीन महमूद, अली मर्दान, मलिक जानी। तो करेक्ट आंसर इज डी, मलिक जानी। ठीक है, मलिक जानी को बिहार में अपना सूबेदार नियुक्त किया। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? एम हबीबुल्लाह, जियाउद्दीन बर्नी, स्टेनले लेनपूल, आरपी त्रिपाठी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे, ऐसा कहने का जो श्रेय है वो बर्नी को जाता है, क्योंकि बर्नी एक कट्टर मुसलमान था, तो उसने जो है इस तरह का स्टेटमेंट दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के दौरान शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया? तो नो डाउट बलबन का राजत्व सिद्धांत था। उसने अपने को अफरासियाब का वंशज कहा, जिल्ले इलाही घोषित किया कि पृथ्वी पर राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह ईश्वर अल्लाह के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा है। तो ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन। तो करेक्ट आंसर इज सी, बलबन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जिल्ली लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो नो डाउट बलबन। अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बलबन ने जिल्ली लाह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो करेक्ट आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? रक्त एवं लौह की नीति तो बलबन की। बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है वो रक्त और लौह की नीति के नाम से भी जाना जाता है। बलबन ने कुलीनता, श्रेष्ठता पर बल दिया, रक्त की शुद्धता पर बल दिया। बलबन कहता था कि जब भी मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न किसी व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ अनायास ही तलवार की मूठ पर चला जाता है। मतलब रक्त की शुद्धता पर बल दिया। तो रक्त और लौह की नीति उसने अपनाई, और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने कि प्रॉपर राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो करेक्ट आंसर इज बी, बलबन। ओके,
अगला प्रश्न लेते हैं। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? दरअसल तुगरिल खान का विद्रोह बलबन के समय हुआ था। ये बंगाल का गवर्नर था और इसने विद्रोह किया था, और ये पहला अवसर था जब बलबन राजधानी से दूर गया और तुगरिल खां के विद्रोह का दमन किया। और कहते हैं कि इस अवसर पर उसका पुत्र बुगरा खां भी मौजूद था, और बहुत ही निर्ममता और क्रूरता पूर्वक तुगरिल खां के विद्रोह का दमन बलबन ने किया था। और उसी समय बुगरा खां को उसने संबोधित भी किया था कि साम्राज्य के विरुद्ध अगर किसी ने भी विद्रोह की सोची तो इसका ऐसा ही असर होगा। और कहते हैं कि बुगरा खां के मस्तिष्क पर इतना गहरा उसका प्रभाव पड़ा कि उसने सुल्तान पद छोड़ दिया, दिमाग में ही लाना छोड़ दिया कि मुझे सुल्तान बनना है। तो करेक्ट आंसर है बलबन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? तो बलबन ने फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की। इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। फारसी परंपराओं को अपनाया, जो है भव्यता है ना, और अनुशासन, इन सब पर विशेष बल दिया। खिलजी वंश है। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने कहा है? दरअसल अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि राज्य और धर्म और राजनीति का पृथक्करण होना चाहिए। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि मौलाना मुगीसुद्दीन, मैं नहीं जानता कि शरा और शरीयत क्या है, मैं वही करता हूं जो राज्य के हित में है। मतलब अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने धर्म का राजनीति से पृथक्करण करने की बात कही सल्तनत मध्यकाल के दौरान। समझ रहे हैं? तो ये जो स्टेटमेंट है वो बुलबुले है केएल लाल आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का है। तो इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जब उसने राजत्व किंशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी, इसने भी राज्य का धर्म से पृथक्करण करने की बात कही। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संदर्भ में वही नीतियों का अनुसरण किया था जो कभी समुद्रगुप्त द्वारा किया गया। यानी कि उत्तर भारत के संदर्भ में प्रत्यक्ष विलय और विस्तार की नीति, और दक्षिण भारत के संदर्भ में उसने राज्यों को जीता कर उपहार के बदले वापस उनको लौटा दिया। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसी के समय हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी के ही समय हुए थे। तो इसमें जफर खां है जिसकी मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। क्योंकि ये जो नाम आप देख रहे हैं ये अलाउद्दीन के सेनापतियों की सूची है। ठीक है, जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां, उलूग खां, है ना, जिसने कि अलाउद्दीन के शासन को, सैन्य तंत्र को मजबूती दी थी। तो जफर खां की मृत्यु हुई थी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। ठीक है, उनके पति का नाम है रानी पद्मिनी। दरअसल मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत, और उसमें रानी पद्मिनी की कहानी आती है। ठीक है, और कहा जाता है कि वो बहुत ही सुंदर थी और उनकी सुंदरता की चर्चा अलाउद्दीन तक पहुंची थी, और उनको प्राप्त करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने चित्तौड़ अभियान किया था। उस समय जब अभियान किया तो उसने राणा रतन सिंह जो उनके पति थे उनके समक्ष जब कहा तो स्वाभाविक था कि राजपूत वंश के विपरीत था। तो उन्होंने कहा कि अगर वो एक बार शीशे में या पानी में उसके सामने उसका मतलब दर्शन दे दें तो वो वापस चला जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही उसने रानी पद्मावती को देखा उन्हें प्राप्त करने की व्यग्रता उसमें बढ़ गई, और फिर सभी राणा रतन सिंह पराजित हुए और जो महल की रानियां थी उन सब ने जौहर व्रत का पालन कर लिया। ठीक है, तो रानी पद्मिनी की जो कहानी है वो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। वहां से हमें पता चलता है इनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। तो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। मलिक काफूर, राणा रतन सिंह, रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो दक्षिण भारत से संबंधित हैं।
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। ठीक है, तो एक बार अलाउद्दीन ने अपने राजकुमार के मतलब शासक नहीं बना था, जलालुद्दीन के समय में ही उनकी पूर्वानुमति से देवगिरी का अभियान किया था, जिसमें उसे अपार संपत्ति प्राप्त हुई थी। और कहते हैं ना कि धन व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा कर देता है, तो अलाउद्दीन के अंदर भी इसी तरीके का अहंकार आया और फिर वो शासक बना। तो रामचंद्र देव उस समय जो है शासक हुआ करते थे देवगिरी के। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? दरअसल इसका जो आंसर है वो अलाउद्दीन ही होगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जब एक बृहद साम्राज्य स्थापित किया तो साम्राज्य के निर्माण और स्थायित्व के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। तो अलाउद्दीन ने राजकीय आय बढ़ाने के उद्देश्य से जो तमाम तरह की भूमि थी, मिल्क थी, है ना, वक्फ थी, इदरात थी, इस रूप में जो भूमियां दान में अनुदान में दी गई थी, उन सब को वापस लेके खालसा भूमि सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा भूमि का अधिक पैमाने पर विकास हुआ। गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो भू राजस्व था वो 50% निर्धारित हुआ। भू राजस्व 50% यानी 1/2 निर्धारित किया गया। तो सबसे सर्वाधिक भू राजस्व इसी ने लिया था। और कहते हैं कि इसके अलावा चरी कर और घरी कर भी लिया, चारागाह पर और हाउस टैक्स भी लिया, बावजूद एक भी विद्रोह नहीं हुआ। समझ रहे हैं? तो मध्यस्थों का अंत करना, राजकीय आय बढ़ाने के क्रम में, और फिर इसने भू राजस्व को 50% तक निर्धारित किया। तो करेक्ट आंसर इज सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया? अलाउद्दीन के समय में दक्षिण के जितने भी अभियान हुए वो मलिक काफूर के नेतृत्व में हुए। सीधे सीधे याद रखिए। ठीक है, अल्प खां, खिज्र खां, उमर खां, मलिक काफूर। तो करेक्ट आंसर इज डी, मलिक काफूर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत हैं, चिश्ती संप्रदाय से इनका संबंध है। और चिश्ती जो संत होते थे उनका राजपाट, राजकीय चीज़ों से लेना देना नहीं होता था, धन में कोई उनकी रुचि नहीं हुआ करती थी। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने एक बार जो है इनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसे इन्होंने मना कर दिया था। और ऐसा ही एक दृष्टांत जुड़ा है गयासुद्दीन तुगलक से। ये गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, गयासपुर में इनकी खानकाह थी, और उसने एक आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी राजधानी को खाली करिए, क्योंकि उस समय जो चिश्ती संत होते थे वो समाज संगीत में अतिशय रुचि लेते थे और संगीत इस्लाम के विरुद्ध था। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुनूज दिल्ली दुरस्त। अमीर खुसरो इन्हीं का शिष्य था, और इनकी मृत्यु पर अमीर खुसरो ने कहा था कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन हुई चहुदेस। मतलब चारों तरफ अंधकार हो गया। तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहने का आशय है बाजार व्यवस्था, जिसमें वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित करने का काम किया गया, स्थिर करने का काम किया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी, मध्यकालीन अर्थशास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए था, ताकि सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने केंद्र में अस्थाई और वेतनभोगी, एक बड़ी अस्थाई और वेतनभोगी सेना रखी थी। ठीक है, चलिए, मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसे किसने खरीदा था? दरअसल गुजरात अभियान के दौरान इसे जो है नुसरत खां ने खरीदा था। ठीक है, 1000 दिनार में, इसीलिए इसे जो है 1000 दिनारी भी कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी, नुसरत खां। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, नुसरत खां, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नुसरत खां ने खरीदा था 1000 दिनार में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो आज का सेशन यहीं तक है। ठीक है, अगले सेशन में हम सल्तनत के और भी मतलब भागों को देखेंगे अगले एपिसोड में। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है,
और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।